17 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर हमारे पार्लियामेंट के रिगार्डिंग है। सर आज कैमरा ऑफ रख। सॉरी, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ, सबसे पहला करंट अफेयर विंटर सेशन के रिगार्डिंग। हमारी जो पार्लियामेंट है ना, यूजुअली साल में 3 बारी मिलती है। फिक्स नहीं है कि 3 बारी मिलना ही मिलना है, तो 3 बारी वैसे मीट करती है। सबसे पहला बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन और तीसरा विंटर सेशन। तो साल में 3 बारी तो मिल ही लेते हैं। तो इस साल बोला जा रहा है कि शायद विंटर सेशन नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 3rd वेव आ गई है कोविड। हाँ, 3rd, 2nd आ चुकी है, वहां पे 3rd चल रहा है इसका। दिल्ली हर बुरी चीज में आ गई है। किसी अच्छे इंडेक्स में नहीं आता, बुरे इंडेक्स में सबसे आगे होता है। तो दिल्ली 3rd वेव हिट कर रही है फेस्टिवल के कारण। वहां पे 3rd वेव शुरू हो चुकी है, तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहां पे तो एस्टिमेट है कि हर 10 लाख में से अब हर 500 को इफेक्टेड होंगे। तो इस कारण आपके विंटर सेशन को बजट सेशन के साथ इस बार शायद मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, एक तो सरकार अपना खुद का क्रिटिसिज्म बचाने के लिए भी सेशन कम करना चाहेगी, बिकॉज जितना सेशन होगा उतनी डिस्कशन होगी तो कोविड में क्या किया उस सारी चीजों के खिलाफ क्रिटिसिज्म भी तो होगा। तो इससे हमारा जो करंट अफेयर है, यहाँ पे राज्यसभा नहीं, यहाँ पे पार्लियामेंट, सॉरी गलती से लिखा गया मुझसे, मैं राज्यसभा की ऑफिशियल साइट से लिख रहा था तो राज्यसभा ही लिखा गया, इसलिए कहते हैं नकल भी अकल से मारनी चाहिए। ठीक है, तो मैं राज्यसभा की ऑफिशियल साइट से लिख रहा था सेशन, इसलिए यहाँ पे राज्यसभा लिखा गया। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। सेशन होता क्या है? देखो, आपकी जो पार्लियामेंट होती है ना, ऐसा नहीं होता कि ये सारा साल काम करती रहे, इतने वो इफेक्टिव लोग हैं नहीं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ना पावर दी है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को बोला है कि जब भी प्रेसिडेंट को सूटेबल लगे, वो साल में किसी भी टाइम, कितने भी दिनों के लिए, कोई डेज नहीं फिक्स, नो फिक्स डेज, नो फिक्स टाइम, ना कोई महीना फिक्स है ना कोई डे फिक्स है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं फिक्स किया, प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा है कि प्रेसिडेंट किसी भी टाइम आपकी पार्लियामेंट का मतलब क्या है? कौन से हाउसेस? लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, इन्हें मिलने को बोल सकता है। कहां पे? पार्लियामेंट तो वो लोग ही हैं, पार्लियामेंट को कहां मिलने को बोलेगा? सेशन में, राष्ट्रपति भवन नहीं, राष्ट्रपति भवन नहीं, कहीं पे भी प्रेसिडेंट का मन किया किसी पार्क में मिलने को बुला सकता है। ये लाइन ऑफिशियल लाइन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, जो इस साल पेपर की स्टेटमेंट थी। इस साल वन ऑफ द यूपीएससी में जो लाइन थी पेपर में, ये लाइन थी, यहां से शुरू करके यहां तक, ये पेपर में लाइन थी। सॉरी, यहां से द प्रेसिडेंट से, द प्रेसिडेंट shall from time to time summon each house of parliament to meet at such time and place as he thinks fit। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लाइन है और यही इस साल यूपीएससी के पेपर में लाइन थी डायरेक्ट। मतलब क्वेश्चन था कि पार्लियामेंट के रिगार्डिंग ये सारी स्टेटमेंट्स कंसिडर करो। हाँ हाँ, मतलब तुम्हें वो सही स्टेटमेंट चूज करनी थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही थी। Excuse me, sir. हाँ जी Sir, I am a newcomer. Can you tell me in brief about how is it going on and what's about चलो the ठीक है, topic? मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ।
आज का जो करंट अफेयर था वो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे है, ठीक है, कि आपका पार्लियामेंट का विंटर सेशन जो इस बार है वो शायद ना हो। अब सेशन होते क्या है, मैं दोबारा से सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आप स्ट्रक्चर पूछ रहे थे? हाँ जी सर। साहिल आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मैं आपको उस तरीके से। सर स्टार्टिंग से। हम लोग करंट अफेयर्स ही मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है, पहले ना आपको नहीं समझ आया, मैं सही। तो ये जो आपका देखो पूरा जो साल होता है ना आपकी पार्लियामेंट, जब हम पार्लियामेंट वर्ड यूज करते हैं, पार्लियामेंट का मतलब, ये भी पेपर में एक्चुअली क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट कितनी चीजों से बनता है? सर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। टोटल देखो पार्लियामेंट में ना कई बार सीडीएस जैसे पेपरों में, अगर आप सीडीएस भी देना चाहते हो या स्टेट सर्विसेज के पेपरों में ये क्वेश्चन भी आ जाता होता है, पार्लियामेंट का हिस्सा कौन कौन। तो इसके टोटल 3 हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट खुद आके नहीं बैठता, पर प्रेसिडेंट का कुछ रोल है जो पार्लियामेंट से जुड़े हुए, तो ये तीनों को जोड़ के हम पार्लियामेंट कहते हैं। इनमें से अब पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि सारा साल काम करती है। पार्लियामेंट का बेसिकली सबसे पहले काम क्या है? पार्लियामेंट का काम है लॉ मेकिंग का, कानून बनाने का। लॉ मेकिंग को ऑफिशियल टर्म में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव फंक्शन है, लेजिस्लेचर है, ठीक है। जो कानून बनाते हैं उन्हें कहते हैं कि वो लेजिस्लेटिव काम कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। लोकसभा, सर राज्यसभा, हाँ जी, सर सब्जेक्ट्स कौन से हैं इसमें, मतलब? ये साहिल अभी आपके करंट अफेयर्स चल रहे हैं आज के, ये 17 नवंबर आज के हाँ करंट जी, अफेयर्स। वैसे नहीं, वैसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो? मैं आपको क्या कहते हैं करंट अफेयर्स की क्लास के बाद ना फिर बता देता हूँ, फिर मैं 15 मिनट लगा लूंगा, ठीक है ठीक है। तो ठीक है उसके बाद ठीक मैं आपको बता ठीक दूंगा, है बस अभी ये सुन लो, उसके बाद मैं 15-20 मिनट आपको सारा ठीक है पैटर्न फिर बता देता हूँ पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इनका काम है लेजिस्लेचर का, कानून बनाने का, पार्लियामेंट का काम। तो यहाँ पे जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इनका क्या रोल है? लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रेसिडेंट के फाइनली साइन होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उस कानून के ऊपर, लॉ के ऊपर, एक्ट के ऊपर। तो इसलिए टोटल इन्हें पार्लियामेंट बोला जाता है। लोकसभा और राज्यसभा जो है ये ऐसा नहीं कि सारा साल ही कानून बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ना कुछ फिक्स टाइम के लिए साल में मिलते हैं, कभी 15 दिन के लिए मिल गए, कभी 20 दिन के लिए मिल गए, कभी चलो दोबारा से 15 दिन लगा लो, फ्लेक्सिबल है, कोई फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फिक्स नहीं किया हुआ। ये कौन डिसाइड करेगा कि ये कौन से महीने में मिलेगी और कितने दिन मिलेंगे? ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। ये हमारी पहली लाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है प्रेसिडेंट शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को बुलाएगा अपने अलग अलग, किसी भी टाइम, किसी भी जगह जो उसे सही लगता है, ठीक है। बस एक कंडीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाई है, वो क्या कंडीशन लगाई है? साल में देखो, साल में टोटल कितने महीने होते हैं? जैसे एक कैलेंडर में ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, 12 महीने होते हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कंडीशन लगाई है कि कभी भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, नॉट मोर देन 6 मंथ्स। 6 महीने से ज्यादा गैप 2 सेशन के बीच में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये आपके पेपर की दूसरी स्टेटमेंट थी, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ था? इस बार यूपीएससी में देखो पहली स्टेटमेंट मैंने आपको बताई, ये आई हुई थी, द प्रेसिडेंट
shall from time to time summon each house of the parliament ऐसी थिंग्स बैठी, ये यहाँ तक ये डायरेक्ट लाइन पेपर में थी, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट जो पेपर में आई हुई थी, और तुम बताओगे जो भी मैंने लाइन बताई है उसके मुताबिक क्या वो सही है या गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शुड बी 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन ए ईयर। False, sir. False There are क्यों? 2 sessions with a minimum gap of not more than 6 months. बिल्कुल, मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम का कोई नंबर फिक्स नहीं है। कई साल ऐसे भी हुए हैं, जैसे मैं नीचे एग्जांपल के तौर पे लिख भी दिया है, जैसे कि 1975 और 84 में साल में 5 सेशन भी हुए थे, ठीक है। राज्यसभा मतलब 5 बारी बुलाई गई थी, सॉरी 5 नहीं, ये वाले 61, 62, 64 ये वालों में 5 बारी बुलाई गई थी, ठीक है। इन दोनों में 3-3 बारी बुलाई गई थी। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख भी दिया, ये आपके पेपर में ये स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो डायरेक्टली करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हर लाइन को ध्यान से पढ़ना, हर वर्ड को भी। कई लोग, जैसे ये लाइन पिछले साल भी करंट अफेयर में थी, करंट अफेयर रिपीट होते रहते हैं, बस उन्हें ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे कई लोग ना ये पढ़ते हुए इसे बोलिए पेपर में जाके कंफ्यूज हो गए, प्लेस भी हो सकती है या वहीं मिलना है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन में ना इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ी गई थी कि लेट्स सपोज कल जैसे अब पार्लियामेंट की हम नई बिल्डिंग बनाने लगे हैं ना, तो हम क्या वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे कि ये बिल्डिंग की जगह अब यहाँ पे मिलना, तो प्रेसिडेंट नई जगह का एड्रेस लिख देगा कि बस यहाँ आ जाना। तो ये इसलिए इसे प्रोविजन को छोड़ा गया, ठीक है। तो उसके बाद देखो, जब दोनों हाउसेस को सेशन में बुलाना होता है, बुलाने को कहते हैं जब उन्हें बुलाना हो कि आ जाओ, उसे कहते हैं कि समन भेजा गया। कोर्ट भी समन भेजती है ना अगर किसी को पेश होना हो, प्रेसिडेंट भी समन भेजता है सारे एमपीज को कि सेशन शुरू होने वाला है, सब इकट्ठे हो जाओ। जब सेशन फिर खत्म भी करना होता है, अब जिसने बुलाया है वही सेशन को खत्म भी कर सकता है। किसने बुलाया था? प्रेसिडेंट ने बुलाया था। तो खत्म कौन करेगा सेशन को? प्रेसिडेंट ही खत्म करेगा। तो प्रेसिडेंट आखिरी में जब सारा सेशन खत्म करना होता है, ठीक है, जब उसने सबको भेजना होता है, कौन सा ऑर्डर जारी करता है? वो प्रोरोग। प्रोरोग का मतलब होता है कि अब चले जाओ, सेशन खत्म हुआ, अब नहीं मिल सकते। प्रोरोग के बाद कोई भी एमपी जो आपकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसके अंदर नहीं मिल सकते होते, जो सेशन है और जो हाउस क्या है। होता है? हाँ जी, प्रोरोग क्या होता है? प्रोरोग होता है कि किसी को भेज देना, मतलब देखो आपका प्रेसिडेंट ही समन जारी करता है और प्रेसिडेंट ही प्रोरोग करता है। सेशन जब शुरू होना है, प्रेसिडेंट सारे जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं, उन्हें कहेगा समन आपको जारी हो गया, हाउस में आओ, बैठो, कानून के ऊपर डिस्कशन करो। जब सेशन खत्म हो गया, सारी डिस्कशन खत्म हो गई, तो प्रेसिडेंट आखिरी में फिर से एक लेटर जारी करता है, उसमें बस यही लिखा होता है थैंक यू आप आए, ठीक है, आपने कंट्रीब्यूट किया। अब के लिए सेशन खत्म होता है, अगले सेशन जब शुरू होना होगा आपको नया समन आ जाएगा, ठीक है। अब घर चले जाओ, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चले जाओ, ठीक है। तो ये 2 लेटर प्रेसिडेंट जारी करता है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोरोग कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? किसने बुलाई है? प्रेसिडेंट ने। तो प्रेसिडेंट जारी करता है, इसका आंसर हमेशा पेपर में होगा प्रेसिडेंट, ठीक है, क्लियर है। तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कैसे बुलाया जाता है। अब इसके बाद इसे एक बार रीडिंग मार लेना, फिर अगर कोई भी डाउट हो फिर से किसी लाइन में, पर वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे छोटे वर्ड्स पे भी फोकस कर लो, ठीक है। सब कुछ करंट अफेयर में कवर हो जाता है एक तरह से, बस उसकी रीडिंग केयरफुली करनी। गेल कोची मैंगलुरु पाइपलाइन, आपकी नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही थी कोची और मैंगलुरु के बीच में। ये कहाँ पे है? कर्नाटक और केरला, नॉर्दर्न केरला आ गया और कोची आ गया ना।
कर्नाटका और केरला के बीच में ना आपकी नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, वो फाइनली पूरी हो गई है। काफी सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, 2009 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अब फाइनली जाके 11 साल लग गए हमें प्रोजेक्ट को पूरा करते हुए, ठीक है। तो टोटल 444 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है। देखो हमारा ना लॉन्ग टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ क्या फोकस है, गवर्नमेंट का माइंडसेट समझो। आपकी सारे इंडिया में ना गैस पाइपलाइंस बिछाई जा रही है। अब धीरे धीरे जो एलपीजी कनेक्शन है वो भी पाइपलाइंस पे ही चले जाएंगे। सरकार ये कर क्यों रही है? अगर आप पेट्रोल पंप्स को भी देखोगे, आजकल जो व्हीकल भी देखोगे, ठीक है, सीएनजी नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये भी, सीएनजी सस्ती है, पेट्रोल और डीजल महंगे हैं। और डीजल का प्राइस, अगर तुम में से कभी कोई किसी की फैमिली गाड़ी लेने की सोच रही है, आज ही मैं एडवाइस दे दूं, अगले 5 साल में डीजल पेट्रोल से महंगा होने वाला है। 5 से 7 साल में डीजल पेट्रोल से महंगा हो जाएगा। ऐसा क्यों? एक बहुत बड़ा फैक्टर जो अब आजकल सरकारों को वर्ल्ड वाइड कंसिडर करना पड़ रहा है, वो है कि इन्वायरमेंट बचानी जरूरी है। हमारी एयर क्वालिटी तुम हर साल गिरते हुए देखते हो, ठीक है, दिल्ली में तो गिरी पड़ी है इस टाइम भी, ठीक है, और बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, खासकर नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। और दुनिया भर का प्रेशर है सारी कंट्रीज के ऊपर कि हम इन्वायरमेंट को, ग्लोबल वार्मिंग को, सबको रोकने का काम करें। तो क्लीन ऑल्टरनेटिव सोचे जा रहे हैं जो कम से कम हार्म करें इन्वायरमेंट को। पेट्रोल और डीजल दोनों हार्मफुल है। डीजल सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है, डीजल सबसे ज्यादा हार्मफुल है, इसलिए डीजल इतना महंगा क्यों होता जा रहा है ओवर द टाइम देखोगे। डीजल में एक टैक्स अलग से लगता है जिसे कहते हैं इन्वायरमेंट टैक्स। जैसे कोल हो गया आपका, कोल के ऊपर भी इन्वायरमेंट टैक्स लगता है। अब हर टन जो कोल आता है उसके ऊपर 400 रुपए टैक्स देना पड़ता है। वो सेस से, चलो ये भी सेस ही है, सेस एक तरह से टैक्स ही होता है, वो बस किसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जोड़ा होता है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। सेस, देखो वर्ड चलो सेस यूज कर लो, सेस भी एक टाइप का टैक्स है, बट सेस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना इन्वायरमेंट टैक्स, इसलिए बोल दिया क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए ही वो लगाया जाता है, ठीक है, ताकि जो हम पैसा इससे कलेक्ट करेंगे, मतलब सरकार का ये कहना है कि हम जो इससे पैसा कलेक्ट करेंगे वो हम इन्वायरमेंट को बेटर करने पे ही लगाएं और किसी चीज में नहीं लगाएंगे। तो सीएनजी और जो आपकी पाइपलाइन है एलपीजी, ये सब चीजें बढ़ाई जा रही है, तभी आपके व्हीकल्स भी आजकल यही आ रहे हैं। इसका कंपैरेटिवली अभी कॉस्ट भी कम है, ताकि लोग या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट कर जाए या सीएनजी पे शिफ्ट कर जाए, ताकि लॉन्ग टर्म में ये इंजन ही एलिमिनेट किए जा सके। ये लॉन्ग टर्म सोच है दुनिया भर की सरकारों की। तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादातर जो है वो यहाँ डीजल इंजन से बन रही है, यहाँ आपके कोल थर्मल पावर प्लांट से बन रही है, पर वो भी कोशिश है कि उससे भी क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया जाए। हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, ठीक है, फिर आपकी सोलर होगी, विंड होगी, ये तभी लगाए जा रहे हैं ताकि हम थर्मल पावर प्लांट्स की जो जरूरत है वो भी लॉन्ग टर्म में कम कर सकें। देखो एलिमिनेशन, अगर तुम नियर फ्यूचर की बात करोगे, एलिमिनेशन 25 से 30 साल दूर है। तो टेक्नोलॉजी के एज में 25-30 साल तो क्या ही होते हैं। हाँ, ठीक है, तो किसकी थर्मल पावर प्लांट्स की 25-30 साल में हम ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स एलिमिनेट करने का सोचते हैं। 2050 तक हमारा टारगेट है, ठीक है, जो कोल से चलते हैं थर्मल पावर प्लांट वो ज्यादातर हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वो भी बहुत पोल्यूटिंग है। तो इसीलिए आपके कमर्शियल यूज के लिए ये बनाई जाने के लिए मैंगलोर से लेके आपके नीचे कोच्चि तक ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे मतलब बाकी तो ये मैप क्यों बनाए यहाँ पे, बाकी इतना इंपॉर्टेंट, ये कोई डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 444 किलोमीटर की लंबी है, ये याद रखना। बाकी हमने ना यहाँ पे इंडिया का थोड़ा सा मैप स्टडी करना है। कुछ शहरों के नाम आ गए हैं, कई बार क्या होता है यूपीएससी क्या करती है, दो जगहों के बीच में तुम्हें बोलेगी कि अगर तुमने इस स्टेट के बीच, इस सिटी से लेके इस सिटी तक जाना है तो तुम्हें कितनी स्टेट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी मिनिमम। तो वो ऐसी कोई, या कसारगोड, मैंगलुरु, ठीक है, या कोझिकोड, मालापुरम या कोच्चि, थिरसुर भी पूछ सकते हैं। ये जो स्टेट्स है ना, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, ये पूछी जा सकती है। तो मैं चाहता हूं कि तुम ये जो मैप है, इस मैप को ध्यान से यहीं पे स्टडी कर, बस सिर्फ इन जगहों के नाम याद रख लो कि बस अच्छा ये यहाँ पे है, और कुछ नहीं करने की जरूरत, बस ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है, कि ये जगहें, ऐसी भी कोई शहर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, कौन सी? नहीं 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 नहीं, वो किसी और, ये गैस पाइपलाइन पहले से बनी हुई है, अब कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? कोटा एक्सक्यूज मी नदी। सर, हाँ जी हाँ जी, सर यहाँ पे मैप में एक लिखा हुआ है ना टैक्स गेन 1000 करोड़, तो सर ये कौन सा, मतलब कौन सा गेन है ये वाला, समझ में नहीं आया। टैक्स गेन है जो, टैक्स गेन देखो, इससे क्या होता है, टैक्स गेन कैसे होगा, अब जब ये पाइपलाइन बन जाएगी इसके बाद सरकार इससे चार्जेस भी तो कलेक्ट करना शुरू करेगी, ठीक है। ये अभी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके वो बोला जा रहा है। जितने लोगों को तुम कनेक्शन दोगे, जो तुम्हारे घर पे सिलेंडर भी सप्लाई होते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगता है ना, ये सरकार अब जब पाइप्ड कनेक्शन देना शुरू करेगी इन इलाकों में, तो सरकार को 1000 करोड़ और कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। सर जो ये वाला टैक्स होगा तो ये स्टेट बाय स्टेट होगा या सेंटर डायरेक्ट होगा वो जो कलेक्ट करेगी? इन दोनों, नहीं नहीं, दोनों का शेयर होता है इसमें। ये मतलब सेंटर की कमाई भी होती है, स्टेट की कमाई भी होती है। एलपीजी के ऊपर, मतलब एक तरह से एलपीजी का एग्जांपल है, उसमें दोनों के टैक्स होते हैं, ठीक है, सेंटर भी लेता है, स्टेट भी लेता है। बिल्कुल, तो वो तभी तो कंपलसरी कर रहे हैं। उसके बाद फिर टैक्स जो बिल आता है हर महीने, उसके ऊपर सरकार कमाई भी करती है। तो 1000 करोड़ अब ये सारी जगह पे अगर तुमने पाइपलाइन बिछा दी तो कमाई भी अपने आप होगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये शहरों के नाम जो हैं, इन्हें बस पढ़ के रख लेना, ठीक है। और ये आपकी ना केरला की बाउंड्री बन गई। कौन सा? केरला में पड़ गया, और बाकी ऊपर कर्नाटका में। अपनी एटलस में भी एक बार ये वाला पोर्शन देख लेना जो रीजन वाइज दिए हुए हैं मैप, ताकि रीजन वाइज मैप जो, जब एटलस खोलोगे पहले इंडिया के मैप आते हैं, उसके बाद पहले नॉर्थ का मैप आएगा, फिर वेस्ट का मैप आएगा, साउथ के मैप में ये एरिया ध्यान से देख लेना, ठीक है। बस ये वाले शहर उसमें से देख लेना दोबारा से, ताकि तुम्हें ये बाउंड्रीज से तो दिख जाए, ताकि जब तुम्हें कैलकुलेट करना पड़े कि जैसे यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा हुआ इन्होंने, तो ये पूरा एरिया मार्क कर दिया, ये पूरा केरला नहीं है, केरला यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो आपको जैसे आ जाए कोटानंद से अमृतसर जाना है, कितनी स्टेट्स मिनिमम क्रॉस करनी पड़ेंगी? कोटानंद किस में पड़ा? करके देखो जितना इंडिया को याद है तुम्हें। कोटानंद किस में पड़ा? केरला में। अब केरला से अमृतसर तो पता है ना कहाँ पड़ता है? हाँ, पंजाब। मुझे गुजरात की सुना था। ठीक है, केरला से एक तरह से पंजाब जाना है। सिटीज का कोई मैटर नहीं करता होता, उन्होंने सिर्फ यही पूछा है स्टेट कौन से कितने क्रॉस करने पड़ेंगे। पहली स्टेट तो यही क्रॉस करनी पड़ेगी, केरला क्रॉस करनी पड़ेगी ना। तो गिनना शुरू करो, गिन के बताओ मिनिमम कितनी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो रास्ता कौन सा लोगे ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ कहीं सोचो। केरला, केरला से ऊपर कौन सी स्टेट पड़ती है? कर्नाटका तो जाना ही पड़ेगा,
कर्नाटका से उससे ऊपर कौन सी स्टेट पड़ी? महाराष्ट्र। गोवा क्यों जाना है तुम्हें? गोवा अवॉइड भी कर सकते हो। कर्नाटक और महाराष्ट्र की बाउंड्री भी तो जुड़ती है, तुम्हें साथ साथ कोस्ट के जाना जरूरी तो नहीं। मिनिमम स्टेट्स महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंटर करके अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। यहाँ महाराष्ट्र की बाउंड्री ऊपर नॉर्थ में किसी से टच करती है? एमपी और गुजरात। तो इनमें से कौन सी स्टेट जाओगे? एमपी। एमपी चले जाओ, गुजरात चले जाओ, सेम बात है। ठीक है, फिर कौन सी स्टेट एंटर करोगे? यूपी। राजस्थान। यूपी का जा रहे हो? राजस्थान एंटर करो और पंजाब आ जाओ। हाँ, तो अब गिनो कितनी स्टेट्स? पंजाब भी गिन लो इसमें, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरे तो मैं उसी पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश की पंजाब से बाउंड्री थोड़ी जुड़ती है, राजस्थान तो जाना ही पड़ेगा। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र। एमपी ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ, तो मतलब कोई भी गिन लो, रहेगा तो वही काउंट। तो टोटल 6 होगी, ठीक है। तो तुम्हें 6 स्टेट्स मिनिमम क्रॉस करने पड़ेंगे। अगर तुम गोवा रुकते तो 7 हो जाती, ठीक है। तो अवॉइड करना है ये गलती। कोई नहीं कह रहा कि कोर्स के साथ साथ जाना है, ये गलती अवॉइड हो सकती थी पेपर में। अगर यही गलती, या एक्चुअली पेपर में गलतियां होती हैं। अभी लगता है कि हंसी वाली बात है कि ऐसे कैसे गोवा चले गए। पेपर में जब, क्योंकि 30 सेकंड 40 सेकंड होते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के, तो बंदा सीधा ही ऊपर को भागने लग जाता है। तो गोवा बीच में आ ही जाएगा, ठीक है, मिनिमम। तो ये 6 हुई, 7 कैसे? हाँ, गुजरात क्यों जा रहे हो? या गुजरात या मध्य प्रदेश, एक में जाओगे, ठीक है। अगर महाराष्ट्र से गुजरात चले गए फिर एमपी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि राजस्थान एंटर करना है किस तरीके से, ठीक है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट किसी को भी? ठीक है। नेक्स्ट इज केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। केरला क्या कर रहा है? केरला अपने सिटीजन्स को इंटरनेट फ्री में देने के लिए केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, जिसे के-फोन कहते हैं। केरला की कोशिश है कि हम हर जगह तक फाइबर ऑप्टिक्स का पूरी स्टेट में नेटवर्क फैला दें। नेटवर्क फैलाएंगे तो सबको हम ब्रॉडबैंड या तो फ्री में या बहुत ही कम चार्जेस में 100-150 रुपए में ब्रॉडबैंड दे सकें, ताकि पूरी स्टेट में इंटरनेट फैसिलिटी, ठीक है। तो अच्छी चीज है नहीं? तो खर्चा सारा सरकार आ रही है, प्राइवेट कंपनी थोड़ी है इसमें। टैक्स पेयर्स पैसे भरेंगे ना, तो तुम्हें तो एज अ पब्लिक गुड मिल रहा है ना। अगर तुम सरकारी हॉस्पिटल जाते हो, तुम वहां से कोई पट्टी करवाते हो, तुम्हें एक्चुअली उतनी प्राइस तो नहीं पड़ती। सरकारी हॉस्पिटल्स क्यों सस्ते हैं? सब्सिडी लगी हुई है ना, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज पे। वो क्यों लगी हुई है? कौन पे कर रहा है पीछे से? टैक्स से वो पैसा आ रहा है। तो सरकार एक तरह से देखो, जैसे तुम हेल्थ है, ठीक है, तुम्हारे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ये केरला की सरकार एक तरह से रिकॉग्नाइज कर रही है कि आज के जमाने में हर एक के पास इंटरनेट होना जरूरी है। ये राइट टू इंटरनेट तुम्हारा फंडामेंटल राइट बनाने की कोशिश है। कंपनीज को कौन पूछ रहा है? सरकार फ्री में देना चाहती है,
प्राइवेट हॉस्पिटल भी तो खुले हैं, सरकार के भी हैं, अब करो compete। ठीक है, अब सरकार के अगर नेट पे ज्यादा लोग होंगे, देखो इंटरनेट पे भी क्या प्रॉब्लम आती होती है, जब लोग ज्यादा ऑप्ट करेंगे वो अपने स्पीड स्लो हो जाएगी। सरकार अपनी तरफ से एक मिनिमम फैसिलिटी देना चाहती है। सरकार ये नहीं कह रही कि तुम्हारे डाउनलोड स्पीड 1 MBPS की आ जाएगी, सॉरी 100 MBPS की स्पीड आ जाएगी। सरकार कहती है 1 MBPS की आ जाए बहुत है, अवेलेबल तो है तुम्हारे पास, हर गरीब के पास भी इंटरनेट होना चाहिए। अभी लॉकडाउन के टाइम प्रॉब्लम क्या आई है, इतने लोग एजुकेशन से बाहर क्यों रह गए हैं, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है हमारे रूरल एरियाज तक पहुंच रहा। ये बहुत अच्छी कोशिश है केरला सरकार की, जो हर सिटीजन तक अपने नेट पहुंचाने की कोशिश है। कौन? हाँ, दुनिया में सबसे सस्ता 4G इंटरनेट इस टाइम इंडिया में, ठीक है, चीपेस्ट है। तुम जिस चीज को इतना ग्रांटेड लेते हो, रात तक 2 GB फूक देते हो, तुम्हें पता है कनाडा जैसी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे महीने का 10 GB इंटरनेट मिलता है $50 देके, यानी कि 2500 रुपए देके, मतलब इंडियन करेंसी में अगर तुम्हें मिलता 2500 देके, तुम्हें सिर्फ 10 GB इंटरनेट महीने को मिल रहा था, जो तुम 5 दिन में फूक देते हो। तो सर उनके पास वाईफाई भी तो है फिर सब जगह अवेलेबल। हाँ, ये है कि उनके पास सारी जगह वाईफाई है। वही चीज है, उन्होंने स्टेट्स ने या वहां पे प्राइवेट कंपनी से हर जगह वाईफाई प्रोवाइड किया हुआ, तो लोग अपना नेट कम चलाते हैं। तो वो तो देखो फैसिलिटी है जो अब केरला देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा टाइम आएगा तो फिर ऑब्वियसली हमारे भी यही होगा कि जगह जगह पे पब्लिक वाईफाई होंगे, तुम आराम से उन्हें एक्सेस कर पाओगे। कोशिश तो हर शहर में चल रही है, जब प्रैक्टिकली कुछ होगा तब देखेंगे। लगाए थे पर सिग्नल नहीं आते अभी। ठीक है, चंडीगढ़ ने भी कोशिश की है, देखते हैं कब जाके ऑन होते हैं। टावर तो लगे हैं, चले नहीं। ये जो गुलाब जैसे फूल बनाए हुए चलते नहीं है कि बंद है ये। चलो, ऑप्टिकल केबल क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, ये भी ऑप्टिकल फाइबर है। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर एक स्पेशल टाइप की वायर होती है, इसके अंदर ना ग्लास कोटिंग होता है। ये तार होगी जिसके दोनों साइड पे ना ग्लास की कोटिंग है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं ना, वो लाइट के तौर पे भेजे जाते हैं, बिजली के तौर पे नहीं, लाइट के तौर पे भेजे जाते हैं। तो लाइट क्या है, लाइट सबसे तेज ट्रैवल करने वाला मीडियम है ना, तो ये अंदर लगातार रिफ्लेक्ट होके ट्रैवल करती है, जिसे हम कहते हैं TIR। अंदर लाइट ट्रैवल कैसे करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो TIR का फिनोमिना यूज करते हुए ये लाइट पूरी तेजी से ट्रैवल करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी करंट अफेयर्स में बताया है और मैं दोबारा बताना चाहूंगा, दुनिया भर का जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट से नहीं चलता, जो हमें लगता है। एज अ लेमैन हम जब भी सोचते हैं, हमें लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट से आ रहा है, पर सैटेलाइट से अगर नेट आ रहा होता तो तुम्हें 10 MB नेट भी 500 रुपए का पड़ता। सैटेलाइट इतने महंगे नेट नहीं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हाँ, कॉलिंग भी इसी से जाती है सारी। आपने दुनिया में अगर व्हाट्सएप, जब आप व्हाट्सएप मैसेज किसी को करते हो, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किसी को करते हो या ऑडियो कॉल करते हो, कुछ भी करते हो, लेट्स सपोज आपका कोई फ्रेंड कनाडा बैठा है, नहीं, जो नॉर्मल कॉल्स भी हैं आपकी वो भी केबल्स के थ्रू होती है। ठीक है, एंड रीच जो आप तक है, हर जगह जहां पर टावर लगे हैं ना, टावर को अगली बारी ध्यान से देखना, केबल्स ही केबल्स इसके ऊपर चढ़ रही होती है, वो केबल्स यहाँ पे पास में लाके हमें ब्रॉडकास्ट करती है सिग्नल को। दूर दूर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये सारे इंडिया में केबल बिछाई हुई है।
ऐसे सारे समुंदर के अंदर केबल्स हैं, पूरे ओशंस के अंदर हमने केबल्स बिछा दी हैं। तो कनाडा और इंडिया के बीच में केबल आती है एक तरह से। तुम यहाँ से जब किसी को हेलो भेजते हो, ये हेलो इस केबल से जाता है यहाँ पर, उसका रिप्लाई यहाँ से आएगा। तो अरबों मैसेजेस एक सेकंड में जा रहे होते हैं। बहुत सारी केबल्स होती हैं और उनमें स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन होते हैं कि जहाँ पे वो रीच होती हैं वहाँ पे वो सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी लाइट एक साथ जाएगी, वहाँ पे वो सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, ये सारा फंक्शन सेकंड में करने की जो कैपेबिलिटी है वो आपके ऑप्टिकल फाइबर है। तो ये रेवोल्यूशन था जब ऑप्टिकल फाइबर्स बनी थी, और इन्होंने ही हमारी पूरी टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की लाइन ही चेंज कर दी। ठीक है, तो ये इसके बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, एक बार इसे रीड कर लेना। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट आज के करंट अफेयर्स में? किसी को कोई भी डाउट हो? नहीं? ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।